नमस्कार मित्रों। भारत एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र है। यहाँ पर प्रजा के द्वारा चुने हुए शासकों द्वारा शासन किया जाता है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। चुनाव आयोग हर बार ये प्रयास करता है कि जो नंबर ऑफ वोटर्स है, वोटिंग परसेंटेज है, उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। और सच में पूछा जाए तो लोकतंत्र की सफलता का जो सबसे बड़ा रहस्य है वो परसेंटेज ऑफ वोटर पर डिपेंड करता है। अगर वोटिंग अच्छी होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि नागरिकों ने अपने पसंद के नेता को, अपने पसंद की शासन को चुना है। और अगर वोटिंग कम होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि गिने चुने लोगों द्वारा ही वोटिंग की गई है और बहुत से लोग उस वोटिंग में शामिल नहीं हो पाए हैं। और इसलिए ये सही अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि जो सरकार चुनी हुई है वो कितनी बड़ी गणतांत्रिक सरकार है और कितनी उससे उम्मीद की जा सकती है। गत वर्ष में 2-4 दिन पहले ही ये 29 दिसंबर का ये न्यूज़पेपर है और 29 दिसंबर के न्यूज़पेपर की एक कटिंग है और जिसमें ये है कि देश में कहीं से भी डाल सकेंगे वोट, खत्म होगी घर जाने की झंझट। चुनाव आयोग ने तैयार किया प्लान। इलेक्शन कमीशन डेवलप्स रिमोट वोटिंग मशीन, अ प्रोटोटाइप ऑफ रिमोट ईवीएम। रिमोट वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तैयार किया है। यह मशीन एक पोलिंग बूथ से 72 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग करवा सकती है। ये जो है हेडलाइन है 29 दिसंबर की न्यूज़पेपर की। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर है ये, द हिंदू, और इनका कहना है इलेक्शन कमीशन सेज ready with remote EVM which will enable migrants to vote outside their states. So remote electronic voting machines can handle multiple constituency from a single remote polling booth. It is again 29 December, The Hindu newspaper. एक और न्यूज़पेपर है और उनकी हेडलाइन ये है कि प्रवासी वोटर्स के लिए सुविधा, अब दूसरे शहर से भी कर सकेंगे मतदान। इलेक्शन कमीशन जल्द करेगा रिमोट ईवीएम का परीक्षण। तो प्रश्न ये उठता है कि ये ऐसे जो ये इन्फॉर्मेशन है ये लाइमलाइट में क्यों बन रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऐसा क्या करने जा रहा है और इसका प्रजातंत्र पर, प्रजातांत्रिक सरकार पर, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आइए इसको समझते हैं सबसे पहले इसके बैकग्राउंड से। तो जैसा कि हम सबको पता है, अब्राहम लिंकन साहब का कहना है कि डेमोक्रेसी इज ए रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। राइट? ये डेमोक्रेसी ऐसा ही सिस्टम है कि जिसमें डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ द पीपल, इट इज फॉर द पीपल एंड इट इज़ बाय द पीपल। कहने का मतलब कि कोई एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जिसमें उन्हीं के द्वारा उन्हीं के लिए रूल किया जाता है। दैट मीन्स दैट डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। The citizens of the country elect the government to rule the country and the elected government work for the welfare of the people. सीधी सी बात है। डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें जो रूलर्स होते हैं वो हमारे बीच के होते हैं, हम उन्हें इलेक्ट करते हैं। हमें कैसा रूलर चाहिए? हमें ऐसा रूलर चाहिए जो हमारे वेलफेयर के लिए काम करे। तो इसलिए चुनाव का महत्व तो बढ़ ही जाता है। हिंदी में इसको देखते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन जी के शब्दों में, लोकतंत्र जनता का
जनता के लिए और जनता द्वारा शासन प्रमाणिक मानी जाती है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, जनता की अनुमति से ही शासन होता है और उसी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य होता है। ध्यान देने वाली बात है, जो जनता है उस जनता का जो वेलफेयर है, जो उसका प्रोग्रेस है, जो उसकी प्रगति है, वही शासन का एकमात्र लक्ष्य होता है डेमोक्रेसी में। और ये कार्य तब तक होना दुष्कर है जब तक हम अपने पसंद के लोगों को शासक नहीं बना देते। अगर हम अपने घरों में बैठे रहें और कुछ चुनिंदा लोग जाकर के वोटिंग करें और उनके पसंद का कोई रूलर आता है, तो जाहिर है वो रूलर उन वोटर्स के हिसाब से ही काम करेगा जिन्होंने वोटिंग किया है। जो वोट किए ही नहीं, उनके अनुसार वो क्यों काम करेगा और कैसे काम करेगा। तो इसलिए चुनाव या निर्वाचन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। निर्वाचन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुनाव के द्वारा ही आधुनिक लोकतंत्र के लोग विधायिका, कभी कभी न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिए व्यक्तियों को चुनते हैं। चुनाव के द्वारा हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को चुनते हैं। सो चाहे डायरेक्ट इलेक्शन हो चाहे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, हमारा प्रतिनिधि ही आगे वाले प्रतिनिधि को चुनता है, हमारा प्रतिनिधि ही शासन करता है और हमारा प्रतिनिधि ही किसी न किसी के वेलफेयर के लिए कार्य करता है। वो किसके वेलफेयर की कार्य करेगा? जो उनको वोटिंग करते हैं। जो उनको वोटिंग करते ही नहीं है, उनके वेलफेयर का कैसे कार्य करेगा? तो तब तो जो इलेक्शन हो जाएगा वो एडल्ट फ्रेंचाइज होगा ही नहीं, वो तो एडल्ट सफरेज होगा ही नहीं, वो तो यूनिवर्सल होगा ही नहीं, वो सार्वभौमिक चुनाव होगा नहीं, वो तो एलाइट ग्रुप द्वारा हो जाएगा। इसलिए अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, अगर डेमोक्रेसी का विकास होते रहना चाहिए, तो ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बन जाती है कि वो ये सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक नागरिकों की निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी हो सके। उसके लिए तरीके अपनाने हैं, अपनाए जाए। उसके लिए रूल बनाने हैं, बनाए जाए। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का यूज़ करना है, किए जाए। बट जैसे जैसे प्रजा की भागीदारी बढ़ेगी, वैसे वैसे ही वेलफेयर स्टेट का हम एटलीस्ट होप कर सकते हैं। 100 में से अगर 50 लोग ही वोटिंग करते हैं, तो बाकी 50 ने तो वोटिंग ही नहीं किया। और ये जो 50 लोगों ने वोटिंग किया, उसमें से जिसको 30 जिसको वोट मिल गए वो विनर हो गया, जिसको 25 मिला वो विनर नहीं हुआ। अगर 3-4 पार्टियां हो गई तो जिसको 10-10 मिला वो विनर नहीं हुआ, जिसको 15 मिला वो विनर हो गया। तो 100 में से 15 या 20 लेकर के विनर होने वाले को जनता के दुख दर्द का क्या एहसास है। इसलिए हमें ऐसा करना है कि इलेक्शन प्रोसेस में बढ़ चढ़ कर के ही भागीदारी लेनी है, बढ़ चढ़ कर के हिस्सेदारी लेनी है। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। इलेक्शन कमीशन हर बार इलेक्शन होता है और हर बार इलेक्शन होने के बाद से वो अपना जो रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद से हर बार चुनाव में गिरता मतदान प्रतिशत निर्वाचन आयोग के लिए एक चुनौती बनते जा रहा है। तमाम अपीलों और जागरूकता अभियानों के बावजूद हर चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों में 50% से भी कम मतदान हो पाता है। इस तरह जनप्रतिनिधित्व का मकसद ही अधूरा हो जाता है। इसे दूर करना निर्वाचन आयोग का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है। चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग को ऐसे कार्य करने चाहिए, ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ सके। चुनाव में गिरते मत प्रतिशत के पीछे अपने मूल निवास में, मूल स्थान से दूर शहरों और कस्बों में जा बसे लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग न कर पाना भी एक बड़ा कारण है। ठीक है,
तो चुनाव में मतदान में जो प्रतिशत कम हो रहे हैं उसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक बड़ा कारण अपने शहरों से, अपने गांवों से दूर कहीं अन्य जाकर के कार्य क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन के लिए गए हों, जॉब के लिए गए हों, स्वास्थ्य लाभ के लिए गए हों, या और किसी भी कारण से गए हों, जो भी प्रवासी हो चुके हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन हो, सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए दूर तक की यात्रा करना उनको सूट नहीं करता, उनके लिए खर्चीला लगता है, इसलिए वो जाना नहीं चाहते। तो इलेक्शन कमीशन इसके पीछे पड़ा हुआ है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ये जो प्रवासी भारतीय हैं, जो सो कॉल्ड एक जगह से दूसरे जगह जा कर के अपने रोजी रोटी में लग गए हैं, उनकी वोटिंग कैसे सुनिश्चित की जाए। अगर उनकी वोटिंग सुनिश्चित कर दी जाती है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग के लिए ही नहीं, प्रजातंत्र के लिए भी एक बिगुल बजाने वाला काम होगा, एक मील के पत्थर साबित हो जाएगा प्रजातंत्र के विकास के लिए। एग्जाम्पल है, अगर बिहार में चुनाव है और वहाँ के लाखों मतदाता दिल्ली, गुजरात, मुंबई, पुणे, श्रीनगर आदि जगहों पर बिखरे हुए हैं, तो उन्हें कैसे मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और फिर उनकी गणना आदि कैसे की जाए, यह एक जटिल काम हो सकता है। सबसे प्रमुख सवाल है कि मतदाता कैसे स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करें। मगर जैसा कि निर्वाचन आयोग का दावा है, उससे लगता है कि उसने इन तमाम पक्षों पर गंभीरता से विचार कर लिया है। तो अभी क्या रहा है? सुविधा का मतदान। जी हाँ, ये चुनाव आयोग ये अच्छी तरीके से जानता है कि मताधिकार की सफलता इसी बात में है कि हर नागरिक इसका उपयोग कर सके। मगर पढ़ाई लिखाई, नौकरी, रोजगार, दिहाड़ी मजदूरी आदि के चलते बहुत सारे लोग अपना मूल स्थान छोड़ करके विभिन्न राज्यों में रहने को विवश हैं, इसीलिए वे चुनाव में अपना मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये जनसत्ता से लिया गया है, जनसत्ता का 31 दिसंबर का ऐसा स्टेटमेंट है। तो अभी क्या है, निर्वाचन आयोग के मुताबिक पिछले आम चुनाव में करीब 30 करोड़ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए। सोचिए, जो पिछला आम चुनाव था 2019 में, उसमें लगभग 30 करोड़ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए। ऐसा हर चुनाव में होता है, इसलिए लंबे समय से मांग उठती रही थी कि ऐसे लोगों के लिए मतदान का कोई व्यवहारिक उपाय निकाला जाए। उसी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने घरेलू प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग मशीन यानी RVM शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया है। इस पर विचार विमर्श के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। आयोग का कहना है कि इस मशीन को त्रुटिहीन बनाया और इंटरनेट से नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया को लागू करने की राह में कई कानूनी और तकनीकी रोड़े भी हैं, जिन्हें दूर करना जरूरी है। मगर आयोग फिलहाल इसे प्रायोगिक तौर पर, जिसको पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं, प्रायोगिक तौर पर लागू करना चाहता है और फिर इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। कई चुनाव विशेषज्ञ इसे एक क्रांतिकारी पहल मान रहे हैं। अब बात यह है कि ऐसी क्रांतिकारी पहल की, ऐसी सुविधा का मतदान की जरूरत क्या पड़ी है भाई? रिमोट वोटिंग मशीन की आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मतदाता अपने पंजीकरण के स्थान से शहरों और अन्य स्थानों पर शिक्षा, रोजगार और अन्य उद्देश्यों के लिए प्रवासन करते हैं। उनके लिए वोट डालने के लिए अपने पंजीकृत मतदान केंद्रों पर लौटना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये हम सबके साथ होता है। स्पेशली जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, इनके लिए तो इलेक्शन टाइम में वहाँ वापस जाना और भी मुश्किल काम हो जाता है। मतदान प्रतिशत में कमी आ रही है इसके चलते। वर्ष 2019 में आम चुनाव के दौरान कुल 910 मिलियन, मतलब 91 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 300 मिलियन मीन्स 30 करोड़ नागरिकों ने अपना वोट नहीं डाला। गजब की डेमोक्रेसी है, क्या प्रजातंत्र है ये।
91 करोड़ जो वोटर्स हैं उसमें से 30 करोड़ वोटर्स ने वोटिंग नहीं की। इसका मतलब कि 30%, लगभग 33% लोगों ने तो वो वोटिंग के लिए गए ही नहीं। तो जहाँ पे एवरेज वोटिंग ही 65% से 70% हो रही है, वहाँ पे उच्च प्रकार का मतदान और उससे उत्पन्न हुई डेमोक्रेटिक सिचुएशन को कैसे और उच्चतम बनाया जा सकता है। और इसलिए ज़रूरी है कि इस चुनाव प्रक्रिया में ये 30 करोड़ नागरिक हैं जो वंचित रह जाते हैं वोटिंग के लिए, इन 30 करोड़ नागरिकों को शामिल किया जाए। इन 30 करोड़ लोग नागरिकों के वोटिंग प्रोसेस में शामिल होने से प्रजातंत्र सचमुच में प्रजातंत्र हो जाएगा और ये देश जो कभी सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती थी, पुनः सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित हो पाएगी। इसलिए चुनाव आयोग के इस कदम की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लगभग 30 करोड़ मतदाता जिन्होंने विभिन्न और स्पष्ट कारणों से मतदान नहीं किया था, उनको फैसिलिटेट करने का जो दायित्व है वो चुनाव आयोग का है। अगर चुनाव आयोग इन 30 करोड़ मतदाताओं से भी मतदान करवा लेती है तो यकीन मानिए भारत का जो लोकतंत्र होगा वो विश्व के पटल पर एक बहुत बड़ा इतिहास रचने की तरफ आगे बढ़ जाएगा। विश्व इससे सीख लेने लगेगा, क्योंकि तब सभी लोग अपना मतदान करेंगे और तब रियल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो इलेक्शन होता है, उस रियल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इलेक्टेड मेंबर्स हमारे कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे। अभी जो इलेक्शन हो रहा है जिसमें 30 करोड़ लोग अपीयर ही नहीं हुए, ये कुछ ही लोगों के द्वारा इलेक्टेड किए हुए हैं। अगर सबके द्वारा इलेक्शन हो जाए, सबके लोग वोटिंग करें, तो हो सकता है कि इक्वेशन कुछ और हो। तो जो वोटिंग शुरू हुई, सबसे पहले वोटिंग का ये फॉर्मेट था, एक बैलेट बॉक्स होता था, ये बैलेट पेपर होते थे और इसमें वोटिंग करते थे। इस पर स्वास्तिक का मुहर मारा जाता था और इसको इस डिब्बे में डाला जाता था। कैसे पड़ता था ये देख लीजिए, ऐसे होते थे बैलेट बॉक्स। बैलेट बॉक्स में डाले जाते थे और इस तरीके से पहले ऐसे ही इलेक्शन होता था। बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता था, बड़ा एक्सपेंसिव भी होता था और वोटिंग का जो काउंटिंग होती थी, काउंटिंग में एक एक हफ्ते लग जाते थे। और भी इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिससे बाहर निकलना था और इसलिए इससे हम बाहर निकल चुके हैं। इसके बाद इसके साथ ही कुछ कैटेगरी के ऐसे सिटीजन्स होते हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने वोट बाय मेल के लिए ऑथराइज किया है। सीनियर सिटीजन्स वगैरह और भी कुछ कैटेगरी के लोग हैं, वो लोग चाहे कहीं भी रहें, वो वहाँ से वोट बाय मेल मतलब वोटिंग करके और बाय पोस्टल बैलेट में उसको भेज सकते हैं। वहाँ पर जाकर के सबसे पहले जो काउंटिंग होती है वो पोस्टल बैलेट की होती है। यहाँ से आगे निकले और यहाँ से आगे निकलने के बाद से हम आते हैं अब ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। ये एक फॉर्मेट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। इस वोटिंग मशीन में कुछ 30 कैंडिडेट्स के नेम होते हैं, उनके पार्टी के सिंबल होते हैं और उस सिंबल के आगे किसी भी हमें जिसको अच्छा लगता है नाम और पार्टी के नाम के आगे हम जिसको देना चाहते हैं वहाँ पर हम वो उसको टच करते हैं उस बटन को और वो बटन ग्रीन हो जाता है और ग्रीन होने के बाद से एक बीप साउंड आता है और तब हमारा वोटिंग का प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमारा वोटिंग कंफर्म हो जाता है। जैसे ही ग्रीन आएगा कंफर्म हो जाता है। हम में से बहुत लोग जो 30 करोड़ लोग हैं, जो पिछले इलेक्शन में 30 करोड़ नागरिक जो वोटिंग में नहीं जा पाए, जो वोटिंग नहीं कर पाए, शायद वे लोग ईवीएम को देखे भी नहीं होंगे। प्रैक्टिकली टीवी में देखे होंगे, अभी देख रहे होंगे, लेकिन ईवीएम मशीन टच करने के लिए वोटिंग तो करना ही पड़ता है ना। तो इसलिए ये ईवीएम मशीन इलेक्शन कमीशन लेकर के आई थी। और जैसा कि अपना देश है,
हर अच्छे काम के पीछे बहुत से चर्चाएं होती हैं, दुष्प्रचार होते हैं, लेकिन ये ईवीएम हर बार खरा उतरा है और आगे भी उम्मीद की जा सकती है कि खरा ही उतरेगा। ईवीएम को 100% फुल प्रूफ बनाने के लिए, मतलब जितने भी हास्यास्पद उस पर आरोप लगाए जा रहे थे, उन आरोपों से दूर होने के लिए इसके साथ वीवीपैट भी लगाए गए। मतलब जो आप वोटिंग कर रहे हैं उसका पेपर उधर से निकलेगा कि आपने इसको वोटिंग किया है। हद हो गई। लोगों का भरोसा अपने इलेक्शन सिस्टम में तो होना ही चाहिए ना। जब जीतते हैं तो होता है, जब नहीं जीतते हैं तो नहीं होता है। ये बड़ा हास्यास्पद हो जाता है। अब जो आया है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन डेवलप्स रिमोट ईवीएम्स टू हेल्प डोमेस्टिक माइग्रेंट्स वोटर्स। सो इसमें क्या होता था, ये ईवीएम जो है इस तरीके से इसको प्रोग्राम किया जाता था कि जिस कंस्टिट्यूएंसी का होता था उस कंस्टिट्यूएंसी के अनुसार इसको प्रोग्राम किया जाता था। उस कंस्टिट्यूएंसी में जा कर के हमें वोटिंग करना होता था। अब चूँकि 30 करोड़ लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए अभी इलेक्शन कमीशन जो है रिमोट ईवीएम लेकर के आ रही है। रिमोट ईवीएम में ये फैसिलिटी हो रही है कि इसके द्वारा आप सुदूर बैठे जगहों से भी अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए, अपने मनपसंद नेता के लिए आप वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया, पहले चुनाव कागज से होते थे, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई, वहीं ईवीएम जिस पर काफ़ी कुछ कहा गया लेकिन कोई खामी नहीं ढूंढ सका। अब चुनाव प्रक्रिया में आरवीएम के तौर पर एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। प्रयोग सफल रहा तो मतदान के लिए अपने गृह राज्य जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो जहां है वहीं से वोट डाल सकेंगे। जैसे बिहार के कटिहार, पूर्णिया, अररिया जिले या बंगाल, त्रिपुरा के लोग दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं तो वोट डालने के लिए घर जाने की जरूरत नहीं होगी। कश्मीर में बैठा कन्याकुमारी का शख्स भी वोट डाल सकेगा। वैसे ये काम इतना आसान भी नहीं है। आयोग के अधिकारी सुदूर मतदान केंद्रों में डाले गए वोटों की गिनती और उसके द्वारा राज्यों में भेजने की व्यवस्था को तकनीकी चुनौती के रूप में ले रहे हैं। लेकिन यह तय है कि ईवीएम की तरह ही आरवीएम को भी मजबूत और त्रुटि रहित व्यवस्था के रूप में विकसित करने में इलेक्शन कमीशन कामयाब होगा, सफल होगा। इसकी हम मंगल कामना करते हैं। इसमें क्या होता है, क्या है रिमोट वोटिंग में की प्रोसेस। मान लीजिए कि आप बिहार के निवासी हैं लेकिन मतदान के दिन आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो आप वहां से वोटिंग कर सकेंगे। मतदान के लिए उन्हें घर लौटने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए हर शहर में रिमोट वोटिंग स्पॉट बनाए जाएंगे जहां पर जाकर के वोटिंग कर सकेंगे। वोटिंग ईवीएम की तरह ही एक मशीन से होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जिनका रवैया वोट डालने का नहीं होता है, टालम टोल करने का होता है। यह मशीन एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी जिससे एक पोलिंग बूथ से कम 72 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया जा सकेगा। समझ लीजिए थोड़ा टेक्निकली क्या है, एक ईवीएम मशीन में इस तरीके के सॉफ्टवेयर फीड किए जाएंगे कि उसमें 72 कंस्टिट्यूएंसी के सिंबल आ सके। 72 कंस्टिट्यूएंसी के सिंबल एक ईवीएम में आ सके। तो अगर जो जनरल इलेक्शन में इंडिया में होते हैं उसमें 543 सीट्स का इलेक्शन होता है। सो 543 सीट्स के इलेक्शन होते हैं तो लगभग 8 7 56 560 हो जाएंगे, 7 7 49 490 हो जाएंगे। लगभग 8 मशीन, लगभग 8 ईवीएम की ज़रूरत पड़ेगी एक प्लेस पे। अगर एक जगह पे 8 आरवीएम रख देंगे तो एक आरवीएम से 72 कंस्टिट्यूएंसी कवर होगी। तो 8 से 8 7 56 560 तक कवर हो सकता है। हमें तो 543 का ही करना है। तो 543 के लिए एक जगह पे 8 मशीन रखी जा सकती है। ये अभी का प्लानिंग है। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर ले जिसमें 1 या 2 मशीन से ही काम चल जाए। तो रिमोट वोटिंग प्रोसेस में अभी के हिसाब से
एक जगह पे, एक सिटी में कहीं पे रिमोट वोटिंग सेंटर बनाया जाएगा और वहाँ पर जा कर के आप अपना वोटिंग कर सकते हैं। उसके जो एसओपी हैं वो एसओपी इन ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन लाया जाएगा, क्योंकि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रोसेस किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनको इसमें सहभागी भी बनाना है, तो इसलिए 16 जनवरी को सभी दलों के सामने इसकी टेस्टिंग की जाएगी, ताकि बाद में रोने गाने का झंझट ही खत्म हो जाए। 16 जनवरी को सभी दलों के सामने इसकी टेस्टिंग होगी। चुनाव आयोग ने इस मशीन यानी प्रोटोटाइप आरबीएम की टेस्टिंग के लिए सभी राजनीतिक दलों को बुलाया है। 16 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग आरबीएम के काम करने के तरीके के बारे में 8 राष्ट्रीय पार्टी और 57 राज्य स्तर की पार्टियों को बताएगा। इस मौके पर चुनाव आयोग की टेक्निकल टीम और एक्सपर्ट्स भी वहां पर मौजूद रहेंगे, जो इसके तकनीक के बारे में बताएंगे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से 31 जनवरी तक इस वोटिंग सिस्टम को लेकर के अपनी राय देने को कहा है। आयोग के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों के फीडबैक के आधार पर आरबीएम से वोटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? तो जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इससे चुनाव में बढ़ेगी लोगों की भागीदारी, और जब चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी तब जनतंत्र होगा मजबूत, तब लोकतंत्र होगा मजबूत, तब गणतंत्र होगा मजबूत। और इसी के क्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार साहब ने कहा कि चुनाव आयोग ने पिछले दिनों युवाओं और शहरी मतदाताओं में मतदान के प्रति उदासीनता को दूर करने पर काफ़ी जोर दिया है, और अब रिमोट वोटिंग के लिए यह नई पहल की जा रही है, जो चुनाव में लोगों की भागीदारी को काफ़ी बढ़ा सकती है। बहुत संभव है कि इससे कम मतदान की समस्या का भी समाधान हो जाए। निसंदेह रिमोट ईवीएम को लेकर के आम लोगों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक होनी ही चाहिए। देखना यह है कि इस ईवीएम पर राजनीतिक दल अपनी कैसी और क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। उचित यही होगा कि वे नीर छीर ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दें और नकारात्मकता के बजाय सकारात्मक रवैया अपनाएं। यह अपेक्षा इसलिए क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर के सवाल उठाने के आदी हो गए हैं। यह अच्छा है कि उनकी यह आदत हाल के हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान देखने को नहीं मिली। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे नेता हो और चाहे नागरिक हो। ये नेता भी तभी तक है जब तक लोकतंत्र जीवित है, और ये नागरिकों के पास नागरिक का अधिकार भी तभी तक है जब तक लोकतंत्र स्वस्थ है, मजबूत है। अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो नागरिकता तो ऐसे ही क्वेश्चनेबल हो जाती है। और कैसे नेता, कौन से नेता? राजतंत्र में कोई नेता नहीं होता, नेता तो लोकतंत्र में होते हैं। इसलिए सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये जो सुधार प्रक्रिया लाई जा रही है, जिससे जो बचे हुए जो 33% जो बचे हुए 33% वोटर्स हैं जो वोटिंग नहीं कर पाते हैं, उनको वोटिंग करने के लिए चुनाव आयोग जो रिमोट ईवीएम लेकर के आया है, इसके गुण और दोष को समझने के बाद से हरी झंडी दिखाएं। राजनीति अपनी जगह और लोकतंत्र अपनी जगह। लोकतंत्र रहेगा तभी राजनीति होगी। राजनीति लोकतंत्र के कॉस्ट पर नहीं होगी। राजनीति लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति अपनी पारिवारिक विरासत को बढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है और यहाँ पर हर एक को मेंबर बनने का भी अधिकार है और नागरिक बनने का भी अधिकार है। तो इसलिए इस देश के जितने नागरिक हैं और जितने नेता हैं, उन सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि जितने भी उनके शंका हैं उनका समाधान 16 जनवरी को कर लीजिए और सकारात्मक रवैया अपनाते हुए
जो चुनाव आयोग जो क्रांतिकारी कदम लेकर के आया है उसका सपोर्ट करें, सहयोग करें। आपके सहयोग करने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होगी तो भारत माता का जो कलेवर है वो बढ़ेगा, भारत की जो तस्वीर है वो बदलेगी और भारत विश्व गुरु के तरफ अग्रसर होगा। इसलिए अगर भारत को मजबूत बनाना है, जब देश होगा तभी नेता होंगे, अगर देश ही नहीं रहेगा तो नेता कैसे होंगे। इसलिए देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, देश के विकास की चाल को और रफ्तार देने के लिए ये जरूरी है कि लोकतंत्र में जो भी बन सके उसको मजबूती दिया जाए। जो भी बदलाव की ज़रूरत है उसमें सकारात्मक रवैया अपनाया जाए। बार बार अपने ही स्वार्थ के पीछे न पड़ करके सामाजिक स्वार्थ के बारे में सोचा जाए। देश रहेगा तभी हम रहेंगे, लोकतंत्र रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो कोई भी कदम उठाया जाए उसे स्वागत योग्य मानना चाहिए। उम्मीद है सभी लोग, चाहे नेता हों चाहे नागरिक हों, इसमें सहयोग देंगे और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का अपने तरफ से भी अथक प्रयास करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपके कमेंट्स का हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट जो है हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। इसलिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट। मिलते हैं अगले क्लास में, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए समसामयिक घटना के साथ। तब तक के लिए इलेक्शन कमीशन को सहयोग करते रहिए। प्रजातंत्र को बढ़ाने के लिए, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, भारत माता के ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है सहयोग कीजिए। नमस्कार।